जीवन में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है। इस जीवन में उतार चढ़ाव के लिए बड़ी बड़ी समस्याओं से लोग जूझते नजर आते हैं। ऐसे में आखिर किस तरीके की समस्या है, इसकी भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। उसके लिए ज्योतिष और हस्त बड़ा काम करती है और लोग कहीं न कहीं प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा की बात करें तो हमारे साथ इसमें हस्तरेखा के और ज्योतिषाचार्य के प्रखंड हमारे साथ इस समय सत्यम अवस्थी बैठे हैं और मैं उनसे चाहूंगा कि उनसे जानकारी लूंगा कि सबसे पहले समाचार प्लस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जनता या आदमी की बात करें, जिस तरीके से लोग हैं जूझ रहे हैं परेशानियों से, आए दिन लोगों को दिखाई पड़ता है कि कहीं कोई समस्या है, कहीं किसी तरीके, किसी को पीड़ा है, किसी को बीमारी है और कहीं कोई बेरोजगार है, कहीं रोजगार के लिए तड़प रहा, किसी की शादी नहीं, बहुत समस्या है। तो आप हस्तरेखा देख के भी बता देते हैं और ज्योतिष का भी आपको पूरा ज्ञान है जन्म कुंडली के द्वारा। दोनों में कितना फर्क है? जन्म कुंडली से अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से आपको आसानी रहती है और हस्तरेखा से बताने में, दोनों का सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जनता जाने कि दोनों में कितना फर्क और कितना अंतर रहता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप दोनों को एनालाइज करेंगे तो दोनों समान ही हैं। देखने का नज़रिया अपना अपना है। दोनों के अलग अलग आचार्य हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कुंडलियों में 9 ग्रह पाए जाते हैं, 12 घर होते हैं। वैसे ही हस्तरेखा में आप देखेंगे कि कई प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों के हाथ में समान रेखाएं आपको ज़रूर मिल जाएंगी, जैसे कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, लाइफ लाइन जिसको कि जीवन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा और भी इसी तरीके की आपको लाइन मिल जाएंगी, रेखाएं मिल जाएंगी। वैसे ही 9 ग्रह भी होते हैं। 9 ग्रह के रूप में आपको कुंडली में भी 9 ग्रह मिल जाएंगे और हस्तरेखा में भी आपको 9 ग्रह मिल जाएंगे। वैसे ही कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं। ये देखने का अपना अपना नज़रिया। आप हस्तरेखा को देखेंगे तो रेखाओं के द्वारा और कुंडली को देखेंगे तो 12 ग्रहों, 27 नक्षत्रों, 12 भावों और 9 ग्रहों के द्वारा, 12 राशियों के द्वारा देखेंगे। तो ये देखने के प्रकार होते हैं, सूत्र होते हैं ज्योतिष में, जिनके द्वारा हम व्यक्तियों के सुख दुख, स्वभाव, जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की दशा समय समय पर बदलती रहती है जन्म कुंडली के आधार पर। वैसे हस्तरेखा की अगर बात करें तो समय समय पर रेखाओं में भी उतार चढ़ाव दिखता है। रेखाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, समय समय पर उस पर भी अगर ग्रह शांति के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है कि शांति कराने किस तरीके से ग्रहों को शांत कराया जाता है। यदि अगर हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा में ऐसा क्या है, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से लोगों की रेखाएं लगातार लाभान्वित और प्रभावित करती हुई नजर आएंगी? जैसे कि जीवन रेखाएं, भाग्य रेखा, जैसे भी मैंने आपको पहले पूर्व में ही बताया, जीवन रेखा, हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन सभी पर समय समय पर आने वाले अंतराल में द्वीप, क्रॉस, चेन नुमा आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। उन समय में व्यक्तियों को संघर्ष जीवन में देखने को मिलता है। तो हस्तरेखा में उस समय में जो भी अनिष्ट कारक ग्रह दिख रहा होता है, उसके शांत्यर्थ, शांति करने के पश्चात उन दुखों से हम निवृत्ति पा सकते हैं, उन दुखों को कम कर सकते हैं और आने वाले समय में जो जो समस्याएं दिख रही हैं उनका भी निवारण इसी प्रकार कर सकते हैं। वैसे ही कुंडली में अगर हम देखें तो महादशाओं के द्वारा हम व्यक्तियों के जीवन में आने वाले सुख दुखों को जान सकते हैं। जो ग्रह व्यक्तियों के कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं, उनकी महादशा में व्यक्तियों को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और जो अशुभ ग्रह होते हैं वो हमें आने वाली दशा में अशुभ परिणाम प्राप्त करवाते हैं। तो उनके अगर हम शांति समय समय पर करते रहते हैं, अपने ग्रहों जो शुभ ग्रह हैं उनको बली अवस्था में करते रहते हैं, तो वे हमें शुभ परिणाम प्राप्त कराते हैं जीवन में। और जो खराब ग्रह हैं उनकी शांति से हम उनके कष्टों को कम कर सकते हैं। देखिए सत्यम जी, आप युवा हैं और युवा के साथ साथ अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते थे, सफलता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर युवा अवस्था में आपको क्या लगा कि आखिर आपको इस तरीके से ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहिए या आपको हस्तरेखा का ज्ञान लेना चाहिए? लोग कम उधर जाते हुए दिखाई पड़े, कम लोग हैं जो उस तरफ जुड़ाव पे दिखाए, लेकिन आपने इस युवा स्थिति
किस तरीके से इसको चयन किया, आखिर इसको दिमाग में आपके कैसे आया कि आखिर हमको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? जी। देखिए, पहली बात तो ये, इसको मैं आपको एक ज्योतिषीय ढंग से भी समझाऊँगा और अपने पारिवारिक ढंग से भी समझाऊँगा। कहा जाता है बच्चे को जैसा माहौल मिलता है, वो उसी तरीके से बन जाता है। जैसे मेरे पिताजी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक और ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ में मेरे जो बाबा हैं, सॉरी, तो वो भी एक गवर्नमेंट टीचर थे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे भागवत के। तो शुरू से ही मुझे ऐसा माहौल मुझे मिला जिसमें मुझे बहुत ही अध्यात्म के प्रति रुचि हुई। और ये अगर मैं आपको अपनी कुंडली से समझाऊँ तो मेरी धनु लग्न बनती है, तो धनु लग्न गुरु से प्रभावित लग्न है। तो गुरु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होता है, और ज्योतिष, अध्यात्म, इन दोनों विषयों पर ये, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भी पूर्णतः एक अध्यात्म ही है। तो मेरा शुरू से ही इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, और पिताजी के निर्देशानुसार मैंने इसमें अपना अध्ययन किया, और अध्ययन चल ही रहा है। ज्योतिष में कोई भी विद्यार्थी हो वो जीवन भर सीखता रहता है, वैसे मैं भी सीख रहा हूँ अभी भी। एक आखिरी सवाल है सत्यम जी, अगर हम बात करें तो अब ज्योतिष की बात कर लें या जन्म कुंडली की बात कर लें या पूजा पाठ की कर लें, किसी चीज पे भी आदमी पैसा खर्चा कर देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसको लगता है अरे सब ठीक है। लेकिन जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं या ग्रह शांति की बात करें या किसी ऐसी चीज की बात करें जहां पैसा लगना हो, तो लोगों को वो महंगा लगता है। उनको लगता है जो ब्राह्मण जी ले रहे हैं वो दान दक्षिणा भी कहीं ना कहीं ज्यादा है अन्य चीजों के देखते हुए। ऐसे में जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जब लोग पूजा पाठ कराते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती हैं पूजा पाठ के से। लेकिन यदि किसी की परिस्थिति इस लायक नहीं है, ऐसे में आप उसका सहयोग किस तरीके से करते? चाहे हस्तरेखा की एक फीस होती है या जन्मकुंडली देखने की भी फीस होती है, ऐसे में जब आप देखते हैं उसकी परिस्थिति नहीं होती, तो किस तरीके से उससे आप लोग जो है बात करते हैं? देखिए, जैसे कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं कि चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय बता करके व्यक्तियों को जो जीवन में अपने होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, घरेलू उपचार कर सकते हैं, जो खुद से कर सकते हैं, ऐसे स्तोत्र पाठ, मंत्र पाठ उनको बता करके जो वो खुद से कर पाएँ, ऐसे उनको उपाय दे दिए जाते हैं। अब जिसके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा समृद्ध है, उसके पास समय नहीं है इतना उपाय करने का, तो उनको पूजा पाठ बता करके ब्राह्मणों द्वारा उनके बिहाफ पे चीज़ें करवाई जाती हैं, उपचार कराए जाते हैं, जिनसे डायरेक्ट उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे उनके जीवन में कष्ट समाप्त हो सकते हैं। और रही बात फ़ीस की, तो वो अपनी स्वेच्छानुसार दे, या मैं खुद से कहूँ तो देना तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ज्योतिषी को, बिना किसी मतलब अगर आप मतलब ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं तो आपको पुष्प और मिष्ठान दक्षिणा दे करके तब उनसे प्रश्न करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, तो मुझे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि ज्योतिषी को पहले फल, मिष्ठान, पुष्प और द्रव्य दक्षिणा देकर के प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद उससे प्रश्न करना चाहिए। आज के परिवेश में ये चीज़ें बदल गई हैं, फिर भी तो उसको एक द्रव्य दक्षिणा के रूप में हम दक्षिणा दे करके फिर प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ थे सत्यम अवस्थी जी, युवा हैं और युवा के साथ साथ ज्योतिष में बड़ा ज्ञान रखते हैं। लोगों का अगर हम बात करें तो लोगों का आवागमन लगातार उनके आवास पर लगा रहता है, और जिस तरीके से कुंडली या हस्तरेखा की बात करें तो शायद ही कोई हो जो उनको नहीं जानता हो। काशी से उन्होंने पूरी विद्यापीठ की और उसके बाद लखनऊ पहुंचे, और आज लखनऊ में जिस तरीके से उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में बड़ी बात। समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं किस तरीके से आदमी को क्या करना चाहिए जिससे आने वाले समय में उसको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय की बात करें तो कहीं ना कहीं ज्योतिष का एक बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लगातार अगर हम बात करें तो जगह जगह पे कथा और ज्योतिष का पूरा साम्राज्य बन चुका है, और आने वाले समय में पूरी तरह से लोग कहीं ना कहीं इससे लाभ लेते हुए भी नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।